जय माँ गंगे ऑनलाइन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आईपीसी की धाराओं का वर्णन करेंगे, वो भी विस्तृत से कि कौन सी धारा किस में लगती है और किस प्रकार लगती है। तो हम इसके पहले वीडियो मैंने शॉर्ट तरीके में बताया कि कौन सी धारा किस के लिए होती है। अब ये हमारी नई वीडियो है, इसमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण आईपीसी धाराओं का वर्णन है। तो पहले धारा 1 में होता है कि नाम एवं टाइटल यानी कि ये धारा का नाम और टाइटल कैसे रखेंगे। तो यानी जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860। ये 1860 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1860 में बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 1860 में इसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 कहते हैं। और ये लागू हुआ था, मैंने बताया था कि 1862 में लागू हुआ था। 1862 में लागू हुआ था तो या लागू हुआ था। हम यहाँ पे महत्वपूर्ण आईपीसी की धारा पढ़ेंगे। तो धारा ये 22 है। धारा 22 जो है ये चल संपत्ति की परिभाषा, यानी जो चल संपत्ति क्या होती है, जो संपत्ति हिल डुल ना सके, वो हमारी कौन सी संपत्ति होगी? चल संपत्ति होगी। तो चल संपत्ति जैसे हो जाएगी कि जैसे आपके पैसे हो जाएंगे, मोबाइल होगा, ऐसे कोई होगा, ये हमारी चल संपत्ति है। और अचल संपत्ति क्या होगी? जैसे ज़मीन है जो हिल डुल ना सके, ज़मीन हमारी कहीं पे जाएगी नहीं, संपत्ति तो है लेकिन वो चल संपत्ति नहीं है, अचल संपत्ति है। तो इसके बारे में एक सी परिभाषा दी जाएगी, धारा 22 में बताया गया है। धारा 34 यानी सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन कैसे होता है? जैसे 5 लोगों में से 4 किसी घर में चोरी करने गए, एक बाहर खड़ा था, खतरे का सूचक देख रहा था, वे सभी चोरी की धाराओं में अपराधी होंगे क्योंकि सभी का आशय एक ही था। यानी कि जैसे हम कहीं पे 5 लोग गए चोरी करने, तो वहाँ पे अंदर 4 लोग चले गए, एक तो बाहर गया, बाहर खड़ा है, वो देख रहा है कि कोई अंदर आ तो नहीं रहा है, मतलब उस धारा खतरे का सूचक ज्ञात कर रहा है, तो इसी में आएगा। क्योंकि वो चोरी ही करने के आशय तो गए थे, तो यहाँ पे धारा सब पे एक ही लगेगी। आगे धारा है कि धारा 53 यानी आईपीसी में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। आईपीसी में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। यहाँ पे दंड हमारे शुरू हो जाएंगे। पहला एक मृत्युदंड, आजीवन कारावास, साधारण सश्रम, जुर्माना और संपत्ति का अपहरण या कुर्की क्या होती है? जैसे कि कोई कुर्की इस प्रकार होती है, जैसे कोई भुगतान नहीं चुका पा रहा है तो उसकी कुर्की की उसके बाद जो है वो जब्त कर लिया जाए, तो वो हमारी कुर्की हो जाती है। आगे देखते हैं कि धारा 67 जो होगी वो जुर्माना न भरने पर सजा का प्रावधान होता है। जुर्माना न भरने पर सजा का प्रावधान होता है, यानी कोई किसी जुर्माना लगा, जैसे किसी पे 50 रुपये से कम में 2 माह की सजा है, 50 से 100 रुपये के तक 4 माह की सजा, यानी 100 रुपये से अधिक 6 माह की सजा होगी। यानी जो अगर जुर्माना 50 रुपये का लगा है तो आप नहीं जमा कर पा रहे हैं तो 2 माह की आपको सजा होगी। अगर 50 से 100 रुपये के बीच में है तो आपको नहीं जमा कर रहा है तो 4 महीने की सजा होगी। अगर 100 रुपये से है तो इसके मतलब 6 महीने की आपको सजा होगी। आगे धारा है कि धारा 73 यानी एकांत परिरोध यानी कठोर दंड। एकांत परिरोध का मतलब होता है कहीं पे कारावास जो होता है कि कहीं मतलब वहाँ पे अंधेरा होता है। एकांत परिरोध यानी कठोर दंड। 3rd डिग्री तो अब तो होती नहीं है। 3rd डिग्री जो होता है कि ये पुलिस के लिए धारा होती है 3rd डिग्री, ये कि कब कोई जुर्म किया हो, कबूल ना रहा हो, तो वहाँ पे 3rd डिग्री देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या देते हैं? अब देने लगे हैं कि एकांत परिरोध यानी कठोर दंड, काल कोठरी होती जिसे कहते हैं। तो एक बार में अधिकतम 14 दिन के लिए होती है और कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि अगर किसी को एकांत परिरोध दिया गया है तो 14 दिन तक तो लगातार दे सकता है। एक बार में जैसे हमने आज दिया तो 14 दिन तक तो कारावास में रख सकता है,
लेकिन 14 दिन से ऊपर नहीं रखते हैं। और अगर 14 बार आपके 3 माह हो गए पूरे, तो 3 माह से अधिक आपको एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता है। तो आपको जुर्म अगर कबूलना होता है जिसको, वो 3 माह के लिए ही 3rd डिग्री टेम्परेचर जो देते हैं, वो 3rd डिग्री 3 माह के लिए देते हैं समझ लो। वो एकांत परिरोध कहते हैं, जिसे काल कोठरी भी कहते हैं। फिर साधारण अपवाद होता है। साधारण अपवाद यानी धारा 176 से लेके 95 से 176 तक होती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा या आत्मरक्षा का अधिकार ये होता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी आत्मरक्षा में किया गया कार्य, उसके बारे में बताया गया धारा 176 से लेकर 95। अब धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध हुए किया गया कार्य अपराध नहीं, यानी विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे कि अनियंत्रित भीड़ पर चलाई पुलिस द्वारा गोलियां, यानी जो अनियंत्रित भीड़ है उस पर अगर गोली चला दी गई है, मतलब कि भीड़ को शांत करने के लिए हमने गोली चला दी है, तो जो गोली चल गई उससे किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो चलाए उस गई गोली अपराध नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वह भीड़ को शांत करने के लिए दिया गया है। या पुलिस किसी गांव में रोहित की जगह गलती से किसी दूसरे रोहित को उठा ले, यानी किसी पुलिस गई है कि कोई चोरी का अपराधी है, वो इसका नाम रोहित है, तो गांव गई, वहां पे पता लगा 2 रोहित थे, तो वो जिसके लिए गई थी उसको छोड़कर दूसरे को उठा लिया है। और दूसरों को अगर हम उठा ले गए तो वो चले बाद में पता चला कि भाई हाँ ये नहीं रोहित थे, हमें इनको उठाना था, तो छोड़ देते हैं। तो उसकी बाद हम पुलिस के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं कि भाई ये गलत से क्यों उठा लिया था। फिर धारा 77 यानी न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना अपराध नहीं है। धारा 77 कहती है कि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना अपराध नहीं है। जैसे हमें सजा देनी है, किसी को 5 साल के लिए देनी है, तो अपराध किया है 5 साल का, वो सजा दे दी गई 10 साल को, तो जैसे किसी के मर्डर का किसी का प्रावधान है कि 10 साल 5 साल दिया जाए कारावास, अपराध को 5 साल के लिए दिया जाए, वो दे दिया जाए 10 साल, तो हम न्यायाधीश के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, मुकदमा कोई भी नहीं दायर कर सकते हैं कि कर सकते हैं। ठीक, ये आएगा धारा 77 में। धारा 78 न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे कि जल्दसाज द्वारा फांसी, जो जल्लाद होता है वो खड़ा होता है कि उसको अगर फांसी देना उसका काम होता है, तो फांसी दे रहा है वो, तो उसके द्वारा फांसी देना यानी मौत ही हो रही है, अगर उसका किया गया कार्य, वो अपराध नहीं है। कब्जा हटाते समय मकान गिरने से कोई दबकर मर जाए, यानी हम जैसे कब्जा कहीं पे हटाने गए, मकान बना, उसको तोड़ते समय उसकी ईंट उड़कर या कहीं गिर के किसी को लग जाए और मौत हो जाए, तो जो काम करा रहा है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, वो अपराध नहीं कर रहा है। अगली धारा 81 आवश्यकता का सिद्धांत। जैसे लगातार जुड़े मकान में आग लग जाने तो एक मकान को तोड़कर बाकी मकानों को बचाना, यानी हमें आवश्यक, जैसे सब मकान एक दूसरे से जुड़े हैं और किसी एक मकान में आग लग जाए, तो वो आग बढ़ती जाए, या एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे से तीसरे में लग रही हो, तो हम बीच का मकान जिसका भी पड़ रहा हो उसको तोड़ देंगे, तो वो अपराध नहीं होगा कि हम भैया आवश्यकता है थी ये इसको तोड़ के आगे मकान बताया दिए गए, तो अपराध नहीं है। फिर धारा 82 यानी 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है, यानी 7 वर्ष जो बच्चा नीचे है उसके द्वारा कोई भी किया गया, किसी को मार दे या अनजान में कोई गोली मार दे, 7 वर्ष के नीचे है तो उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। फिर धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे की अपरिपक्वता के कारण किया गया कृत्य अपराध नहीं है, यानी जो 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में है, उसको ये समझ नहीं कि इस गोली है या बंदूक है, इससे लग जाएगी किसी को, चोट वो मर सकता है,
या मतलब उसको कोई भी जानकारी उसे अनभिज्ञ है, वो अनभिज्ञ है, तो उसे नहीं पता है कि भाई ये करने से ये हो सकता है। तो यानी जो 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे की अपरिपक्वता के कारण किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, यानी वो मर भी जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा। आप अगर हमारे चैनल पर भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का अधिकार, यानी 96 से 106 तक ये धारा है। तो धारा 96 में क्या है कि आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। यानी आत्मरक्षा, जैसे हमें कोई मारने आ रहा है तो हम उसको मार दें, जैसे हमें लग रहा है कि हमें जान से मार ही देगा, तो हम अगर उसको मार दें तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे प्रतिरक्षा का ये मतलब ये होता है कि जैसे मान रहे हैं कि हमारा ये पड़ोसी है, कोई जा रहा है, तो इसको हमें पता लग रहा है कि ये सामने वाला अगर इसको कुछ करेगा तो इसको लग जाएगा, मर जाएगा, तो हम अगर उसको पहले मार देंगे तो किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई किया गया कार्य अगर मार दे, मगर वो उसको प्रूफ करना होता है कि भाई हाँ मैंने आत्मरक्षा में मारा इसको। ये आत्मरक्षा यानी बलात्कार में जैसे कोई करने की कोशिश कर रहा हो उसको मार दें तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो शारीरिक, अगला है धारा 97, शरीर संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। तो यानी जो शरीर इसमें सबसे पहले शरीर का मतलब ये होता है, जैसे सबसे पहले इसको बलात्कार के विषय में बताते हैं कि जैसे बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, जबरन कोई उठा ले जा रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, तो या संपत्ति हमारी हड़पने की कोशिश कर रहा है कि हमें ये मार ही देगा, लूटपाट वाले में ये धारा 97 लगेगी उस पर कि भाई हाँ इसने हमने लूटा की कोशिश की, हमारी इज्जत या कुछ भी करने की कोशिश की, तो धारा हमने उसको मार दिया। तो आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। फिर धारा 98 में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति शरीर की रक्षा करने में किया गया कृत्य अपराध नहीं है। कि संपत्ति यानी दूसरे की भी संपत्ति हम देख रहे हैं कि भाई ये इसकी संपत्ति लूटपाट कर रहा है, या शरीर का, या इस लड़की की कोई भी बदतमीजी कर रहा है, अगर उसको बचाने के चक्कर में हम अगर मार दें उसको तो ये अपराध नहीं होगा। फिर धारा 99, आत्मरक्षा में किए गए कार्यों को लिमिट कर देना। या ऐसा है कि आत्मरक्षा में किया गया कार्यों को लिमिट करना, यानी जैसे कहते हैं ना कि ये हमें मारने के लिए आया था, हमने इसको मार दिया, तो ये लिमिट कर दिया कि भाई हम हाँ प्रूफ करो कि इस ना पहले उसको धक्का दो, या पहले उसको वो करो, हल्का घायल करोगे तब नहीं मारना, तब मारने की करते हैं। धारा 100, आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, यानी आत्मरक्षा में मृत्यु कब कर सकते हैं, यानी वो धारा 100 लगेगी। जो हमने बताया गया कि मृत्यु का भय हो, या रेप की कोशिश हो, या प्रकृति के विरुद्ध अपराध हो, या किडनैपिंग की कोशिश हो कर रहा हो, यानी मृत्यु का हमें मरने का भय हो कि मुझे मार देगा तो हम उसको मार दें पहले, या रेप करने की कोशिश कर रहा हो तो मार दें, यानी प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हो तो उसको मार देंगे, तो हमारा हम पे कोई भी अपराध नहीं लगेगा। धारा 103 कहते संपत्ति रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, जैसे लूट, गृह भेद, संपत्ति जलाना, यानी हमारी कोई लूट करने की कोशिश कर रहा है, घर में भेद यानी सेंध लगा रहा है, या संपत्ति को जला रहा है, तो उसमें हम उसको मार सकते हैं। ये वीडियो बड़ा हो रहा है हमारा, लेकिन हम एक ही वीडियो में पूरी धाराएं समाप्त कर देंगे आईपीसी की। फिर चैप्टर 5 में इसमें दुष्प्रेरण का यानी किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, यानी कि हम किसी अपराध कराने के लिए किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति है उसको हम कह दें कि भाई हाँ ये बगल से निकल गया, तो भाई हल्का सा धक्का लग गया, तुम उसको उकसा दें कि भाई देख तुम्हें जान के मारा, तुम इतने बड़े नेता हो, तुम्हें जान के देखो धक्का दे के कैसे चला गया, तुम भी जाओ उसको 2-4 जड़ दो जाके, तो मतलब ये हमारा होगा अपराध के लिए उकसाना हो जाएगा। किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र बनाना, यानी कहीं पे चोरी डकैती करने के लिए पहले प्लान बनाना हो, किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र बनाने के लिए
एक करना होता है, ये भी हमारा एक दुष्प्रेरक का अपराध है। किसी अवैध कार्य को करने में सहायता करना, मान रहे हैं कहीं पे डकैती या कहीं पे कार्य अवैध है जो वैध नहीं है उसको करने में, तो वो हो जाएगा। ये भी हमारा अवैध अपराध है। फिर चैप्टर 5 में आपराधिक षड्यंत्र यानी धारा 120 से लेके 120 और 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र जो दो से अधिक शामिल हो। 120 में इसकी परिभाषा दी गई, 120 बी में दंड दिया, इसका दंड का प्रावधान है। राजद्रोह धारा 121 से 130 या राज्य के विरुद्ध अपराध होता है, यानी जो झंडा है उसको कोई करता है तो उसके विरुद्ध में अपराध होगा। तो ये चैप्टर 7 में तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध धारा 131 से लेकर 140 तक बताया गया। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध ये होता है कि जैसे हम रात में सो रहे हो तो कोई आके अलार्म या वॉइस कोई बजा तेज साउंड कर रहा है, मतलब शांति को भंग कर रहा हो, तो उसके विरुद्ध जो अपराध होगा वो धारा 141 से लेकर 160 तक बताया गया। धारा 141 हो गए विधि विरुद्ध जमाओ, यानी 5 से अधिक लोग, जैसे धारा 141 से वो 5 से लोग अधिक जमाओ नहीं कर सकते हैं। फिर धारा 141 बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा विधि विरुद्ध जमाओ जहां पर मृत्यु कारित होनी संभव हो, उस जमाओ पर हर सदस्य इसका दोषी होगा। यानी कोई भी, जैसे मान लो धारा 144 लग गई है, अगर 5 लोग एक जगह खड़े रहना मना है, यानी कोई मृत्यु की ऐसे 5 लोग खड़े हुए तो मृत्यु हो सकती है लाठी डंडे मारपीट के चक्कर में, तो वहाँ पे 5 लोग खड़ा रहना मना है, तो वहाँ पे अगर खड़े मिल गए तो सब लोग जितने लोग मिलेंगे में कि धारा 144 ऐसा है कि अगर जैसे 5 लोग खड़े रहना मना है तो क्यों मृत्यु हो सकती है, तो वो पे धारा 144 लगी हो तो लगाई तब जाती है। अगर इसमें 5 लोग अगर वहाँ पे मिल गए, जितने लोग वहाँ पे मिलेंगे तो अधिकतम उनके लिए 2 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। धारा 149 सामान्य उद्देश्य, यानी भीड़ जो भी अपराध करेगी तो उसमें शामिल हर व्यक्ति बराबर दंड का भागीदार होगा। यानी कोई जैसे भीड़ में किसी को मार दिया जाए, जैसे एक व्यक्ति को मार दिया जाए भीड़ ने, तो भीड़ में जितने लोग होंगे मुकदमा सब पे चलेगा, मर्डर का मुकदमा सब पे चलेगा। तो चैप्टर 7 में झूठा साक्ष्य से संबंधित अपराध 191 से 229 तक है बताया गया। तो इसमें धारा 191 मिथ्य साक्ष्य को प्रस्तुत करना, यानी जो झूठा साक्ष्य होगा उसको प्रस्तुत करना। क्या धारा अगर प्रस्तुत कर रहा है तो उस पर धारा कितनी लगी, 191। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, यानी मानववध क्या होगा, किसी को मार देना। 299 में इसका प्रावधान है और 301 में इसकी सजा होगी। सजा कितनी, 10 वर्ष का हो गया, मानववध हो गया। यानी कि मानववध ऐसा होता है कि जैसे हम मानववध यानी कि जघन्य हत्या न होगी, यानी बस हाँ मुझे ये हो जाए कि मर जाए, बस यही होगा मानववध। धारा 300 यानी हत्या या क्रूरता से मानव वध, हत्या या क्रूरता से मानव वध, यानी कि हत्या करनी है या कोशिश कर रहा है कि इसको मार दे, चीड़ फाड़ दे, कुल्हाड़ी से काट काट के बोट बाहर फेंक दें, तो यानी क्रूरता से जो दिखे, यानी क्रूरता जो दिखेगी उस पे धारा 300 लगेगी। और इसके दंड का प्रावधान 302 लगेगी दंड, मतलब ये तो पुलिस के लिए हो जाती है कि इसमें कौन सा धारा लगेगी। और लेकिन धारा लगती है 302, हत्या के लिए 310 धारा लगती है। इसके लिए आजीवन कारावास न्यूनतम होता है, इसकी मृत्यु भी हो सकती है, फांसी की भी सजा हो सकती है, लेकिन इसकी न्यूनतम क्या होती है, आजीवन कारावास होता है। धारा 304 बी दहेज मृत्यु, यानी सजा न्यूनतम होती है 7 वर्ष के लिए। फिर धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, यानी आत्महत्या के लिए उकसाना होता है कि आत्महत्या की कोशिश करने की, भाई हाँ ब्लैक मेलिंग जिसे कहते हैं, वो 306 धारा लगी। फिर धारा 307 हत्या का प्रयास, यानी मारने का प्रयास करना, यानी मारने का प्रयास किया वो मरे ना, वो बच जाए, तो धारा कितनी लगेगी, 307। ये बहुत खतरनाक धारा होती है, 302 से भी बड़ी धारा होती है, क्योंकि इसमें गवाह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो गवाह खुद होता है जिसको मारने की कोशिश की। धारा 309 आत्महत्या का प्रयास
सजा 1 वर्ष या जुर्माना दोनों से। आत्महत्या का प्रयास यानी मरने की कोशिश करना, मरने ना यानी बच जाए, तो धारा कितनी लगेगी? 309 लगी। आईपीसी में विशेष, यह एक ऐसा अपराध है जो घटित होने से पूर्व अपराध है, अपराध हो जाने के बाद अपराध नहीं है। यानी आत्महत्या की कोशिश करना तो अपराध होगा, लेकिन अगर मर जाएगा तो अपराध होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मर गया, तो किस पे लगेगा? अपराध। धारा 362 ये अपहरण के लिए धारा 362 बताई गई है। धारा 375 बलात्कार यौन उत्पीड़न की इसमें परिभाषा दी गई है। धारा 376 इसमें बलात्कार यौन उत्पीड़न के लिए दंड है। यानी 376 जो होगी वो दंड होगा, वो 375 होगा वो बलात्कार के लिए, पुलिस के लिए होगी कि पढ़ेगा कि भाई बलात्कार कैसे लगेगा, तो बलात्कार लगेगा 375 में, और 376 में बलात्कार का दंड होगा। फिर धारा 370 प्राकृतिक यौन संबंध समलैंगिकता, यानी समलैंगिकता तो अब ये पहले धारा थी, लेकिन अब तो इसको कोर्ट ने मान्य कर दिया कि भाई हाँ समलैंगिकता यानी पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है। अब ये समलैंगिकता है, इसको सरकार ने मान लिया है। फिर चैप्टर 7 में यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध, यानी धारा 378 में कौन सा अपराध चोरी है ये बताया गया है, और धारा 379 में चोरी के लिए दंड जो होगा उसका प्रावधान होगा चोरी के लिए। और धारा 390 चोरी कब लूट है ये बताया गया धारा 390 में, और 392 में इसका दंड का प्रावधान है। धारा 391 यानी लूट कब डकैती है, इसका दंड मिलेगा 345 दंड का प्रावधान है। यानी जो लूट करा वो कब डकैती में बदल जाएगी। चोरी के लिए दंड, यानी चोरी कब है, तो वो चोरी तो पता है कि भाई कुछ सामान चुरा लिया तो चोरी हो जाएगी। चोरी कब लूट है, चोरी कब लूट है, यानी चोरी लूट कब है, यानी चोरी करने गए, लूट यानी चोरी करने के लिए सामान बिसरा दिया तो लूट ले गए, तो लूट लिया कब जान जाए, तो अगर तो जैसे चोरी हमने निकल लिया तो वो जान जाए तो उसको बंधक बना दिया जाए तो वो लूट ले गए सब सामान। और लूट कब डकैती है, लूट कब डकैती है, दिन दहाड़े लूट लें उसको, उसके बाद डकैती कब मानेंगे, जैसे लूट लिया उसको तो डकैती होगा जब मारने पीटने यानी उसको बहुत मारने के प्रताड़ित करने के बाद तब वो डकैती हो जाएगी, सामान चुरा लेंगे। इसका प्रावधान 345 में दंड का प्रावधान है। फिर धारा 396 हत्या सहित डकैती, धारा 420 में धोखाधड़ी, यानी हत्या सहित डकैती है कि यानी डकैती यानी लूट भी ले गए, जान भी गए, लूट उसको मारा और वो मर गया, तो यानी डकैती हत्या सहित लूट की डकैती हो जाएगी। चैप्टर 20 विवाह से संबंधित अपराध, यानी धारा 495 में पुनः विवाह, पति या पत्नी जीवित हो, पुनः विवाह यानी कि भाई पति उसका जीवित है या पत्नी उसकी जीवित है और पति या पत्नी दूसरा विवाह करें, तो धारा उस पर कितनी लगेगी? 494 धारा लगेगी। धारा 498 दहेज प्रताड़ना, जो दहेज प्रथावादी होती है वही धारा 498 ए लगती है। मानहानि, मानहानि होती है कि धारा 499 और धारा 500 में इसका दंड है। सजा इसके लिए 2 वर्ष होती है और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो ये मानहानि ज़्यादातर नेता लोग लगाते हैं कि भाई हमें ये कह दिया तो ये हो, हमारी मान सम्मान में गिरावट हुई, तो ये होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मेरा चैनल है जय मां गंगे ऑनलाइन कंपटीशन क्लास। मैं आपका दोस्त सत्यम द्विवेदी।